तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। और प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और टॉपिक चल रहा है अभी अलंकार। अलंकार से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये दूसरी क्लास है, इससे पहले एक क्लास और डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार के बारे में कहा जा रहा है कि रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। और NBS TGT परीक्षा 2022 में ही इसको पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चिरजीवो जोरी जोरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए भृष भानुजा बेहलधर के बीर। इसमें कौन सा रस है? तो ये क्या हो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं श्लेष के बारे में, वैसे तो पता ही होगा। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष कहते हैं। इनमें दो बातें आवश्यक होती हैं। एक बात, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। श्लेष का अर्थ होता है, कई एक बार पूछा गया था कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? जो लिखा भी है, चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृष भानुजा और हलधर श्लिष्ट शब्द हैं, जिससे बिना आकृति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृष भानुजा से वृष भानु की बेटी राधा, क्या तात्पर्य लगाया जा रहा है? वृष भानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय, तथा हलधर के वीर से बलदेव, यानी किसके लिए कहा जा रहा है? बलदेव, यानी जो कृष्ण के भाई हैं। और षांड मतलब बैल के भाई का अर्थ निकलता है। तो ये पूरा इसका जोड़ था। नेक्स्ट पूछा गया है, जिस काव्य या पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? वही जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी, तो श्लेष पर टिक करेंगे। श्लेष अलंकार कैसा होता है? जब शुरू में हमने पहली क्लास डाली थी तो वहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि अलंकार को 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो शब्द के आधार पर बताया था आपको, और एक अर्थ के आधार पर, यानी कि एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक उभया अलंकार। ठीक है, जो कॉमन होता है। तो अब इसकी कैटेगरी बताना है कि श्लेष किस में जाता है। तो श्लेष शब्दालंकार में जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भिरंग घंटावली, झरित दान मधुबनीर, और मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। समीर मतलब किसके लिए कहा जा रहा है? वायु के लिए। यानी ये यहाँ क्या है? श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या बताया? चिपका हुआ। इसका भी अर्थ देख लीजिए, याद रहेगा अर्थ से। उपरोक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी द्वारा रचित हैं। यहाँ समीर के 2 अर्थ हैं। पहले समीर शब्द का अर्थ है मदमस्त हाथी, और दूसरे समीर शब्द का अर्थ है कुंज में प्रभावित मंद मंद वायु, यानी धीरे धीरे जो हवा बह रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। दुल्हनी अंगिया गाहे ना धोबाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डाउटफुल रहा है। दुल्हनी अंगिया गाहे ना धोबाई, तो इसमें एक तो श्लेष हो जाएगा, ठीक है, एक रूपक अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों माने गए हैं। दुल्हनी अंगिया गाहे ना धोबाई का पंक्तियाँ कबीर द्वारा रचित हैं।
यानी कबीरदास द्वारा ली गई हैं। और इस पंक्ति में श्रेष्ठ और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार हैं, यानी कि दोनों आंसर ठीक हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अंजो तरयोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। ये तो श्लेष से पूछे हुए थे। अब देखते हैं रूपक। रूपक से क्या क्या पूछा गया है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? परिभाषा दे के पूछ लिया है, पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करते चलना है। रूपक अलंकार हो जाएगा। थोड़ा सा रूपक के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, तो रूपक अलंकार होता है। रात के कंबल में डुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं उदाहरण। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंधो हरिराई, ये तो कम से कम 20 बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा रूपक में यही पूछा गया है, चरण कमल बंधो हरिराई। चरण रूपी कमलों की ऐसे मैं वंदना करता हूँ, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरजन के, ये इसमें भी हो गया। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ा बनहारी, यहाँ से आपको ये पूरे सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं, ये पूछे हुए हैं और रिपीट हुए तो आपका फ़ायदा होगा, इसलिए सारे देखते चलिए। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? अब ये क्वेश्चन तो इस तरह का ज़रूर बन रहा है कि शब्द है या अर्थ है, तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि कौन सा किस में आता है। तो रूपक किस में आता है? अर्थालंकार में आता है, यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति और प्रदीप, भ्रांतिमान, दीपक और व्यतिरेक, अपहोति, अन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार आते हैं। किसकी बात हो रही है? अर्थ के आधार हो रही, अर्थ के आधार पर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ऊपरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 2009 और 2009 दो बार पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रूपक यहाँ पर बी बिल्कुल विकल्प ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और रूपक के भेद कितने होते हैं? रूपक के भेद होते हैं 3, ठीक है। निरंग, शांग और परसंपित। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का ये पूछ सकता है आपसे कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो 3, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें रूपक की लगाएंगे। और बीपीएससी ने ही इसको पूछा है, पीजीटी परीक्षा 2023 में ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2011 में टीजीटी में पूछा गया है। चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति का अर्थ है कमल रूपी चरण वाले हरि की, हरि मतलब क्या? भगवान, यानी कि भगवान की बात हो रही है।
कि कमल रूपी चरण वाले हरि की यानी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग है वहाँ रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है तो दोनों की स्थिति समान होती है। ठीक है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। पूछा जाता है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसने बात कही? ये मीराबाई ने कही थी। ये भी याद रखना है, पूछा गया है। आए महंत बसंत और तुलसी मन मंदिर में ब्रह। तो ये सब क्या है? ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, याद रखना है। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो वही रूपक अलंकार हो जाएगा। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें भी रूपक अलंकार है, कोई सोचने की बात नहीं है। मुख कमल समीप सजे दो किसलय दल पुरयन के उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी रूपक हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक रचना से ली गई हैं। आंसू है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछ लेता है। आंसू है, झरना है, तितली है, कंकाल है, इरावती है, ठीक है, ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। बहुत सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, छायावाद के प्रवर्तक हैं ये। सखी नील नभ स्पर से उतरा, ये हंस आहा तिरता तिरता, और अब तारक मौतिक शेष नहीं, और निकला जिनको चरता चरता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ रूपक तो है, रूपक तो सब में दिया है, यहाँ पर भी, तो सी सही हो जाएगा। पारस्परिक रूपक है इसमें। ठीक। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है कि तारागढ़ रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। तो यहाँ तारक रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का उपयोग किया गया है, अतः यहाँ पारस्परिक रूपक है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ा बनहारी। तो क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यहाँ राम की कथा को हाथ की सुंदर ताली माना गया है जो संधि रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जहाँ उपमेय और उपमान केवल सादृश्य नहीं दिखाया जाता अपितु दोनों को एक ही बना दिया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। 2021 में जो पेपर हुआ है टीजीटी का, वो यहाँ से एक रूपक अलंकार से उठाया गया है। ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा है, वही 2021 में पूछ लिया है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। इंटर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से ये सब वहाँ पर दिया है। तो क्या हो जाएगा? रूपक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी भाई बहनों से, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 बार तो हम बोलते नहीं है, एक बार बोलते हैं, और आपको पता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, यहाँ पर पैसे की कोई बात की नहीं जाती है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इन काव्य पंक्तियों में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की बात की गई है। जयशंकर प्रसाद से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। वस्तुतः जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। कुछ और देखते हैं रूपक अलंकार के एग्जाम्पल, काफ़ी तो देखते चल आ रहे हैं। भेद निरंग शांग परमपित, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग ओढ़ा बनहारी। ये सारे अच्छे वाले पूछे गए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और
एक राम घन श्याम चित चातक तुलसीदास, तो क्या हो जाएगा रूपक। अब देखिए उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा से क्या क्या बने हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, और मनहो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अच्छा, उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए मनहो जनिहो ये ऐसे शब्द आते हैं। अब यहाँ पर मनहू आ गया ना, मनहू, तो उत्प्रेक्षा लगा दी। ऐसे शब्दों को देखते ही उत्प्रेक्षा को आराम से लगा दीजिए। इसका देखो, इसमें पूरा विस्तार से भी है, आप यहाँ से एक बार में समझ सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, ये पूरी लाइन हो गई, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु याद रखना है, मानो याद रखना है, जनु, जानो, जनहू, मनहू, ज्यों इत्यादि शब्द आते हैं इसमें। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहू, मनु, ज्यों इत्यादि शब्द मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगा लेना है, उत्प्रेक्षा लगा लेना है। उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर अर्थ ही पूछ लिया, 2023 में ही पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है संभावना। क्या होता है, संभावना, यानी कि इसमें संभावना प्रकट की जाती है। किसमें, उत्प्रेक्षा में। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है संभावना। वस्तुतः परस्पर भिन्न समझाते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना यानी कल्पना की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की दृष्टि होती है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। नेक्स्ट देखते हैं। अति कटु वचन कहत के कई, और मनहु लोन जरे पर देई। इसमें कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, मनु आ गया। बस एक शब्द आपने देख लिया, एक शब्द आपने देख लिया, और बस टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोच लिया कि उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। इसके टोटल आपको पार्ट मिलेंगे, 5 पार्ट दूंगा मैं आपको यहाँ से अलंकार के। 2 क्लासें हो गई, तीसरी क्लास आपको मिलेगी और सारे प्रीवियस देखेंगे। छंद करा दिया है, रस करा दिया है, अब ये अलंकार है, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो टीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आके देख लीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए।